गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि जब तक स्कूल कोचिंग बंद है तब तक हम लोग को भी कुछ पढ़ा दीजिए। तो हम भी सोचे कि ठीक है, जब तक स्कूल कोचिंग बंद है तब तक क्लास 10 के लिए भी बायोलॉजी का कुछ वीडियो बना दिया जाए। तो अभी हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब इस चैनल पर जो अधिकांश स्टूडेंट है वो तो 11-12 का जुड़ा हुआ है, नीट एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जुड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो तो उनके लिए है नहीं। तो आप क्या कीजिए, आपका कोई भी छोटा भाई बहन जो कि अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है, आप उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। हमारा 11-12 का जिस तरह से वीडियो आता है वो तो आते रहेगा, लेकिन अभी हो सकता है 1 मंथ तक क्लास 10 का भी कुछ वीडियो हम लेकर के आएँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम जो भी पढ़ाएंगे वो मुख्य रूप से हिंदी टाइप से हम पढ़ाएंगे। वर्ड को इंग्लिश में भी लिखेंगे, तो हिंदी टाइप का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए तो ये वीडियो ठीक रहेगा, लेकिन जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा यहाँ दिक्कत होगा, लेकिन कि समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो क्लास 10 का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। टोटल 5 या 6 चैप्टर होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। बता दें कि इस चैप्टर में टोटल 4 तरह का टॉपिक आएगा। हम इसको बोल सकते हैं कि एक बड़े चैप्टर में 4 छोटा छोटा चैप्टर शामिल है। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण न्यूट्रिशन टॉपिक जब पूरा होगा तो उसके बाद अगला टॉपिक आएगा श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन खत्म होने के बाद फिर अगला टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। और वो टॉपिक जब खत्म होगा तो उसके बाद फिर आएगा एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। तो ये 4 टॉपिक है इसमें, यानी कि जैव प्रक्रम एक बड़ा चैप्टर है क्लास 10 के लिए, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें 4 छोटा छोटा टॉपिक आएगा और प्रत्येक टॉपिक में कुछ ना कुछ वीडियो बनेगा। और जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं तो कम से कम इस चैप्टर को तो हम पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जैव प्रक्रम है इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोषण। पहले हम लोग जैव प्रक्रम के मीनिंग को समझते हैं और तुरंत पोषण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है। जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं उसे हम नोट्स भेज देंगे व्हाट्सएप पर, और जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ सकते हैं तो चिंता नहीं करना है, आप कॉपी कलम लेकर के अगर बैठिएगा तो आप उसको, हम जैसे बोलते जाएंगे, आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, ये जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया ये होता क्या है, तो समझना ध्यान से। जीव में होने वाली वह सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है। अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, लिख देते हैं अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है। तो उन सभी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हम बोले जीव के शरीर में होने वाली वह सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा उनका अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये अनुरक्षण मेंटेनेंस का क्या मतलब है, पहले जरा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है पोषण।
ठीक है। पोषण का सीधा सा मीनिंग है कि कोई भी जीव है उसे भोजन तो चाहिए ना, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए ना, तो जो भोजन ग्रहण किया जाता है ना, हम इसी को बोलते हैं पोषण। अब पोषण तो सभी जीव के लिए जरूरी है, सभी जीव को भोजन तो चाहिए, यानी कि पोषण सभी के लिए जरूरी है। इसके बाद सभी जीव को सांस तो लेना है, तो हम बोलेंगे श्वसन, यानी कि सभी जीव के लिए क्या जरूरी है, सांस लेना। उसके बाद क्या है, तो शरीर में अगर कुछ हानिकारक पदार्थ बनता है तो उसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है उत्सर्जन। ये प्रोसेस कहलाता है उत्सर्जन। अब कोई भी जीव है वो अपने ही समान संतान तो उत्पन्न करेगा ना, संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो वो जीव कभी न कभी मरेगा। और सभी जीव अगर संतान उत्पन्न ना करे और एक दिन वो मर जाएगा तो पता चलेगा पृथ्वी पर से सब जीव खत्म हो गया। तो जीवन की निरंतरता को कौन बना के रखता है, ये जो सभी जीव में एक लक्षण है कि वो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जनन। इस प्रोसेस को बोलते हैं जनन। इस जनन के वजह से ही कोई जीव मरता है तो उसका स्थान फिर नया जीव ग्रहण कर लेता है। तो जीव के लिए पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करना तो बहुत ज़रूरी है, श्वसन सांस लेना बहुत ज़रूरी है, उत्सर्जन यानी कि शरीर के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ बना उसे बाहर निकालना भी जरूरी है, जनन अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करके अपनी संख्या को बढ़ाना भी जरूरी है। ठीक, अब ये सब ETC लिख देते हैं। ये सब वह प्रोसेस है जो कि जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीव के शरीर में ये सभी प्रोसेस अगर नहीं हो तो जीव निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर जीव को पोषण नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, जीव श्वसन नहीं करे, सांस नहीं ले, जीव अपने शरीर के अंदर बने हानिकारक पदार्थ को बाहर नहीं निकाले, जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करे, तो फिर जीव तो निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर जीव को कपड़ा नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, तो वह जीवन गुजार लेगा, वो मरेगा नहीं। जानवर कीड़ा मकोड़ा कहाँ कपड़ा पहनता है, जीता है कि नहीं। अब मनुष्य कपड़ा पहनता है, लेकिन अगर मनुष्य को भी कपड़ा नहीं मिले तो वह मरेगा नहीं, वो जीवित रह जाएगा। जीव के पास अगर अपना घर नहीं हो तो भी जीव जीवित रह जाएगा। लेकिन अगर जीव भोजन नहीं खाए, सांस नहीं ले, शरीर में बने हानिकारक पदार्थ को बाहर नहीं निकाले, अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करे, तो यही सब तो प्रोसेस है जो कि जीवन को बना करके रखता है। एक जीव को जीवित रहने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं का उसके शरीर में संपन्न होना आवश्यक है। तो इन्हीं सब प्रक्रिया के कारण जीव का मेंटेनेंस होता है, ठीक है। और इन्हीं सब प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, यानी जीव में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, हम उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ETC, बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर टॉपिक आ गया ये पोषण। तो अब हमारा जो टॉपिक है ये हो गया, अब एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये पोषण है क्या, ठीक है। पोषण क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं कि पोषण है क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, हम लोग भी भोजन को खाते हैं। तो सिर्फ भोजन को खाना पोषण नहीं है, भोजन को खाएंगे, उस भोजन का पाचन होगा, पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और हम अपने शरीर का वृद्धि विकास करेंगे, काम धाम कर पाएंगे। तो ये जो भोजन ग्रहण करके जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं पोषण। यानी कि भोजन को ग्रहण किए, भोजन का पाचन होगा, पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगा, इतना प्रोसेस कहलाता है पोषण। यानी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखते हैं कि पोषण का कितना टाइप्स होता है, पोषण का प्रकार कितना है, ठीक है। पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण होता है मुख्य दो प्रकार का। एक है स्वपोषी
पोषण, इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एक हो गया स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है विषमपोषी पोषण, या इसको हम परपोषी पोषण भी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये स्वपोषी पोषण क्या है और ये विषमपोषी पोषण क्या है। आपको पता होगा कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा धूप में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये समझते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या। ये जो हम बोले प्रकाश संश्लेषण, ये होता क्या है, ध्यान से देखना है। पेड़ पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। भूमि से ग्रहण कर लेता है जल, H2O। पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पौधे के हरे भाग की कोशिका में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और अगर दिन है तो दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो पत्ती के ऊपर पड़ रहा है क्या, सूर्य का प्रकाश, देते हैं सूर्य का प्रकाश। तो पौधा को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोफिल मौजूद है। पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से ग्रहण कर लिया जल, H2O। अब क्या होगा कि CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को संपन्न करने में हेल्प करेगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो पत्ती की कोशिका के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बीच होगा अभिक्रिया, और जैसे अभिक्रिया होगा तो बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, और फिर मुक्त होगा ऑक्सीजन और H2O। यानी कि यही प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर क्या बना, ग्लूकोज, इंग्लिश लिखा गया, बात नहीं, ग्लूकोज, ठीक है। यही है भोजन। यानी कि पेड़ पौधा वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से लिया जल, सनलाइट लिया सूर्य का प्रकाश, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दोनों के बीच हुआ रिएक्शन और बन गया ग्लूकोज, हालांकि मुक्त हो गया ऑक्सीजन और H2O। तो ये जो ग्लूकोज बना यही है पौधा का भोजन। पौधा में भोजन बन गया, ग्लूकोज बन गया, और यही प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। इस समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ 6 लगेगा, यहाँ भी 6 लगेगा, यहाँ लग जाएगा 12। हम बैलेंस करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है, इसके द्वारा जितना भी हरा पेड़ पौधा है, सभी हरा पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है। पौधा भोजन के लिए किसी और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं है। पौधा को भोजन बनाना है, बस उसे 4 चीज़ चाहिए। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और ये सभी जीव नहीं है, ये सभी नॉन लिविंग है, निर्जीव है। यानी कि पौधा को अगर भोजन बनाना है तो पौधा किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता नहीं है। पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो जब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, खुद से भोजन बनाता है, तो हम ऐसे पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम बोले वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करता है। तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। यानी कि इस पोषण में जीव अपने भोजन का निर्माण, क्या लिख दें, भोजन का निर्माण
स्वयं करता है। ठीक है, अपने भोजन का निर्माण इसमें क्या होगा, जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करेगा। तो हम ऐसे पोषण को बोलेंगे स्वपोषी पोषण। और जो जीव अपना भोजन खुद से बनाता है, यानी कि जिस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे जीव को हम कहते हैं, ऐसे जीव को हम कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। तो स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो स्वपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। इसके बाद एक सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है युग्लिना। ठीक है, जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद से बनाएगा ही। यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, दिखाई पड़ना चाहिए। तो जितना हरा पेड़ पौधा वो तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद से भोजन बनाएगा ही, लेकिन एक पानी में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है युग्लिना। युग्लिना को पौधा और जंतु दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक यानी कि योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि युग्लिना वह सूक्ष्मजीव है जो पौधा और जंतु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। पौधा का मुख्य गुण क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। जंतु का क्या गुण है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। तो एनिमल्स यानी कि जंतु का गुण है कि वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, और पौधा का गुण है कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब युग्लिना वह सूक्ष्मजीव है जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और अगर युग्लिना को सनलाइट मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तो ये युग्लिना प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद से भोजन बनाने लगता है। लेकिन यदि युग्लिना को सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, और अगर काफ़ी ज़्यादा समय तक इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो फिर ये मर सकता है। लेकिन कि मरता नहीं है। होता क्या है कि ये युग्लिना जंतु के समान किसी अन्य चीज़ों को भोजन के रूप में ये खाना शुरू कर देता है, जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब सूक्ष्मजीव बाहरी वातावरण से भोजन को खा सकता है। उसी तरह से अगर युग्लिना को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो युग्लिना बाहर से भोजन को खाना शुरू कर देगा, और अगर सूर्य का प्रकाश मिला तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करना शुरू कर देता है। तो पौधा और जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है। तो जब इसमें सूर्य के प्रकाश इसको जब मिलेगा और वो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो फिर युग्लिना में कैसा पोषण हुआ, स्वपोषी पोषण हुआ। स्वपोषी पोषण समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। हम लोग अपनी बात करें, मनुष्य की बात करते हैं, क्या हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो रियल में हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते नहीं हैं। हम लोग भोजन के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं। यदि हमें शाकाहारी भोजन चाहिए तो हम पौधे पर निर्भर हो जाते हैं, मांसाहारी भोजन चाहिए दूसरे जानवरों पर निर्भर हो जाते हैं, दूध चाहिए गाय पर निर्भर हो जाते हैं, अंडा चाहिए मुर्गी पर निर्भर हो जाते हैं। तो हम हमेशा दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। चाहे रोटी खाना है, गेहूं के पौधे पर निर्भर हैं, गेहूं का पौधा है तो ही फिर हम लोग को रोटी मिल सकता है। चावल खाना है तो चावल का जो धान का जो पौधा है उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो यानी कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो भोजन को किसी अन्य स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग खुद से भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। किचन में चावल दाल को पका लेना भोजन बनाना नहीं हुआ। भोजन बनाने का सीधा सा मतलब है प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। जो प्रकाश संश्लेषण किया वो खुद से भोजन बनाया, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं किया वो खुद से भोजन नहीं बनाया। तो हम लोग या जितना भी एनिमल्स है, गाय है, बंदर है, बकरी है, कोई भी एनिमल्स है, कीड़ा मकोड़ा है, सभी जितना भी जंतु है वो सभी विषम पोषी होता है। यानी कि जितना भी जंतु है उसमें प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, वह भोजन को किसी न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा। तो वैसा पोषण जिसमें जीव
अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को किसी अन्य स्रोत से, किसी, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, किसी अन्य स्रोत से भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसे पोषण को हम बोलेंगे विषमपोषी पोषण। और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? जिस जीव में विषमपोषी पोषण हो रहा है, जैसे हम लोग में विषमपोषी पोषण होता है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? तो हम लोग कहला जाएंगे विषमपोषी, विषमपोषी, या हम लोग कहलाएंगे परपोषी। इंग्लिश में हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया सभी जंतु, बाकी नहीं। और हम लिख सकते हैं ओहरित पौधे, ये भी लिख सकते हैं सभी जंतु, ओहरित पौधे, या फिर हम कवक भी लिख सकते हैं, कवक ETC। यानी कि सभी जंतु तो है ही, ओहरित पौधे का मतलब है कि जो पौधा हरा नहीं है। अब कुछ पौधा हरा नहीं होता है, तो जो पौधा हरा नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकेगा, वो भोजन को किसी दूसरे स्रोत से ही प्राप्त करेगा। और फिर जो कवक है यानी कि फफूंदी है, वो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, वो भी भोजन को किसी अन्य स्रोत से ही प्राप्त करता है। तो सभी जंतु है, ओहरित पौधा है और कवक है, इन सब में कैसा पोषण होगा? विषमपोषी पोषण होगा। तो ये सभी जीव क्या कहलाएगा? विषमपोषी या परपोषी कहलाएगा। तो हम लोग ये समझ गए कि अगर जीव अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऐसा पोषण कहलाएगा स्वपोषी पोषण। जीव अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, भोजन को किसी दूसरे स्रोत से वो प्राप्त करता है, ये पोषण कहला गया विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण में जीव किस स्रोत से भोजन को प्राप्त कर रहा है? जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने का स्रोत क्या है? कहाँ से भोजन को उठा रहा है, कहाँ से भोजन को वो खींच रहा है, कहाँ से भोजन को ले रहा है? तो भोजन को प्राप्त करने का स्रोत क्या है? इस आधार पर विषमपोषी पोषण को भी बांट दिया गया है 3 भाग में। विषमपोषी पोषण को भी बांट दिया गया है 3 भाग में। तो अब हम इसका भी जरा सा प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, विषमपोषी पोषण का प्रकार देख लेते हैं। ये विषमपोषी पोषण हो गया 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पारासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है, दिखाई पड़ रहा है ना, प्राणिसम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम बोले कि भोजन किस स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है, इस आधार पर विषमपोषी पोषण हो गया 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला मृत जीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा परजीवी पोषण, पारासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा प्राणिसम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों है तो विषमपोषी पोषण, यानी कि इन तीनों में से किसी में भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेगा, बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा। अब वो स्रोत क्या है, इसी आधार पर ये 3 नाम पड़ गया। अगर जीव अपने भोजन को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर रहा है, सड़े गले
पदार्थ से भोजन को प्राप्त कर रहा है या फिर किसी मृत जीव के शरीर से प्राप्त कर रहा है। हम बोले कि यदि कोई ऐसा जीव है जो कि भोजन को कहाँ से प्राप्त कर रहा है, या तो सड़े गले पदार्थ से भोजन को प्राप्त कर रहा है या फिर किसी मृत जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो हम ऐसे पोषण को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। ऐसे पोषण को हम बोलेंगे मृत जीवी पोषण। और ऐसा जीव क्या कहलाएगा? ऐसा जीव कहलाता है मृतोपजीवी। ठीक है, सेप्रोफाइट्स। हम बोले वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को सड़े गले पदार्थों से या किसी मृत जीव के शरीर से प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को हम बोलेंगे मृत जीवी पोषण। और ऐसा जीव क्या कहलाएगा? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट। अब मृतोपजीवी का एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कवक, कुछ जीवाणु हो सकता है। ठीक है, जीवाणु यानी कि हो गया बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। कवक यानी कि फफूंदी वगैरह सब जो होता है ना, कवक यानी कि वो फंजाई, फफूंदी जो होता है, ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। हम अपने घरों में भी देख सकते हैं कि कहीं टमाटर सड़ रहा है, कहीं बैगन सड़ रहा है, सेब सड़ रहा है, अमरूद सड़ रहा है। अगर घर में कहीं पर ज़्यादा दिन तक पड़ा रह गया, यूज नहीं किए, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसके ऊपर एक फंगस, रुई जैसा स्ट्रक्चर, फफूंदी उत्पन्न हो जाता है। वही क्या है? कवक है। तो वो जो कवक है वो कहाँ से भोजन को प्राप्त कर रहा है? अब जो बैगन सड़गल रहा है, जो टमाटर सड़गल रहा है, सड़े गले टमाटर बैगन सब में भी बहुत सारा भोजन होता है और उस भोजन को लिक्विड के रूप में ये चूस लेता है, खींच लेता है। यानी कि कवक जो है यह सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होगा और उसी सड़े गले पदार्थ से भोजन को रस के रूप में खींच लेता है और अपना जीवन गुजर बसर करता है। अब जैसे कि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसे कि कोई जीव मर गया है, कोई जीव मर चुका है, उसका मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत सारा बैक्टीरिया आक्रमण करेगा और उस मृत शरीर में जो भी भोजन का अंश है, उन भोजन के अंश को जो है वो बैक्टीरिया खा लेता है और बैक्टीरिया अपना जीवन गुजारता है। यानी कि ये कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया जो होता है, यह भोजन को सड़े गले पदार्थों से भी प्राप्त कर सकता है, जीव के मृत शरीर से भी प्राप्त कर सकता है। तो हम ऐसे पोषण को बोलते हैं मृतजीवी पोषण, और जिस जीव में मृतजीवी पोषण होता है ऐसे जीव को हम बोलते हैं मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट। एग्जाम्पल है कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, etc। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ध्यान से समझना है। अब ये परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? मान लिया जाए मेरे सिर में जूं है, जूं ढीला, आजकल होता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है कि नहीं होता है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ढीला हुआ करता था सबको। अभी के समय में चूँकि सब लोग शैम्पू का यूज करता है, तो जब कोई भी आदमी, किसी को अगर ढीला है भी, वह अगर रेगुलर अपने बाल में शैम्पू का यूज करता है, शैम्पू से बाल धोता है, साफ़ करता है, तो उसका ढीला मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमको नहीं लगता कि अभी ढीला वगैरह सब किसी को होता होगा। ठीक, तो अगर माना कि मेरे सिर में ढीला है, तो वह ढीला क्या खाएगा? उसी को बोलते हैं जूं। अब वो जूं क्या खाएगा? वो तो हमारे सिर से खून पी करके अपना पेट भरेगा ना। जो जूं है वो हमारे सिर से खून पी करके, सिर को ऐसे स्किन को कट करेगा, थोड़ा सा खून निकलेगा, खून पी करके बहुत मज़े से रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जीव है, यानी कि एक जीव हो गया जूं, जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर है, यानी कि वो जूं मेरे सिर के ऊपर है और मेरे शरीर से ही भोजन को वो प्राप्त कर रहा है। कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ वायरस वो हमारे शरीर के अंदर चला गया,
कुछ भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हमारे शरीर के अंदर चला गया और हमारे शरीर में जाकर वो जीवित रहता है। ये जो बैक्टीरिया वायरस सब है ना, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये मरता नहीं है। मर जाए तो अच्छी बात है, मारने के लिए बहुत सारा हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मौजूद है, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाया और वो बैक्टीरिया वायरस जीवित रह गया तो वो बीमारी भी फैलाएगा, हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है वो क्या खाता है? हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया को खाने के लिए बहुत सारा भोजन है। हमारे शरीर के हर भाग में भोजन मौजूद है बैक्टीरिया को खाने के लिए, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जहाँ भी रहेगा उसको आसपास बहुत सारा भोजन मिल जाएगा। ब्लड है, मसल्स है, कुछ भी है, वहाँ से वो भोजन को प्राप्त कर सकता है। यानी हमारे शरीर का जो ब्लड है उसमें भोजन मौजूद है, यानी हमारे शरीर के हर भाग में बैक्टीरिया के लिए भोजन ढेर सारा मौजूद है। तो बैक्टीरिया बड़े मज़े से हमारे शरीर के अंदर रहता है और भोजन को खा खा करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो एक जीव जूं जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रह रहा है और उस जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है। एक जीव हो गया बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर में रह रहा है और वहाँ से हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो जब कोई भी जीव किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर रहे या उसके शरीर के अंदर रहे और उस जीव के शरीर से ही भोजन को प्राप्त करे तो हम ऐसे पोषण को कहते हैं परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हम दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक हम बोले जूं जो हमारे सिर के ऊपर रह करके हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त करता है। दूसरा कुछ बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर चला गया, वहाँ से हमारे बॉडी से भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो अगर कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर या दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उस जीव के शरीर से ही भोजन को प्राप्त करता है तो इस तरह के पोषण को हम बोलते हैं परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऐसे जीव को हम कहते हैं परजीवी। ऐसे जीव को हम बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट्स। अब कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा परजीवी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक तो हो गया जूं, हम यहाँ पर मच्छर को भी शामिल कर सकते हैं, मच्छर को भी शामिल कर सकते हैं जो खून पीने वाला होता है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ लीच यानी कि वो जोंक, भैंस सबको काटता है ना पानी में, जब भैंस जाता है पानी में नहाने के लिए तो भैंस के बॉडी से कुछ जोंक चिपक जाता है, कभी कभी मनुष्य को भी काट सकता है। तो ये जोंक मतलब वह सभी जीव जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर जाएगा, वहाँ से भोजन को प्राप्त करेगा, ऐसा जीव कहलाएगा क्या? परजीवी, पैरासाइट। तो एक हो गया जूं, एक हो गया मच्छर, एक हो गया जोंक। इसके बाद यहाँ पर कुछ कवक हम बोल सकते हैं, कवक, फफूंदी। दाद खुजली नाम का बीमारी होता है ना, दाद खुजली बीमारी आम बीमारी है, किसी को भी हो सकता है। तो इससे मान लिया कि यहाँ पर दाद हो गया या खुजली हो गया, वो दाद खुजली किसके वजह से होता है? वो कवक की वजह से होता है, यानी कि कवक का आक्रमण शरीर पर हो गया और दाद खुजली बन गया। तो वो जो दाद खुजली है रियल में वो कवक का आक्रमण है, यानी हमारे शरीर पर किसी दूसरे जीव यानी कवक का आक्रमण हो चुका है, वो चिपक गया, बीमारी फैला रहा है, घाव उत्पन्न कर रहा है। अब ये जो कवक है इसको भोजन चाहिए, ये भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? हमारे शरीर से प्राप्त करेगा। तो ये जो कवक है ये क्या कहला गया? परजीवी कहला गया। इसके बाद कुछ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है लिखेंगे अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। अब ये अमरबेल का पौधा क्या होता है पता है? ETC। अमरबेल का पौधा क्या होता है पता है? अमरलत्ता का नाम सुने हो? अमरलत्ता कुछ होता है, नहीं पता? जैसे देखो कोई पेड़ है, थोड़ा सा हम अलग स्केच का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये एक
पेड़ है, कोई पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इसका पत्ती सब है, तना है, ठीक है, उतना अच्छा से फिगर नहीं बना रहे हैं। अब होता क्या है, ये तो एक नॉर्मल कोई पौधा है, इसके ऊपर अमरबेल के पौधे का लत्तर अगर कहीं से आ जाए, अमरबेल एक पौधा होता है जो कि लत्तर टाइप का होता है, पतला रस्सी जैसा, रेशा टाइप का होता है। तो अगर अमरबेल के मान लिया जाए कि जो हम रेड स्केच से बनाने वाले हैं वो है अमरबेल, तो अगर यहाँ पर एक अमरबेल का लत्तर अगर यहाँ पर कहीं से आ जाए, कोई ला के छोड़ दे, हम ही यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, तो अब ये अमरबेल का जो लत्तर है ये इस पौधा के तना से जाकर के चिपक जाएगा, इस बड़े पेड़ के तना से ये लत्तर जाकर के चिपक जाएगा, इसे चिपक जाएगा। और ये जो अमरबेल के पौधा का जो लत्तर है ये खुद से भोजन नहीं बनाता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बल्कि ये जो बड़ा पेड़ है ये जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसके अंदर जो भी भोजन रहेगा। अब अमरबेल का जो लत्तर है ये जैसे बड़े पेड़ के तना से चिपका, अब ये अमरबेल का लत्तर क्या करता है, उस तना के अंदर से भोजन को चूसना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये अमरबेल का जो लत्तर है ये उस पेड़ के तना से चिपक करके तना के अंदर के भोजन को वो खींच लेगा। जब अमरबेल के लत्तर को भोजन मिलना शुरू होता है, धीरे धीरे अमरबेल का लत्तर वृद्धि करना स्टार्ट करेगा। अब लगातार तना के ऊपर ये चिपकते जा रहा है, देखो क्या हो रहा है, अब जितना ये अमरबेल का लत्तर फैलते जा रहा है ये लगातार पेड़ के तना से चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, और हर जगह से भोजन को वो चूसना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा पौधा को छेक लेगा, पूरा पौधा को ढक लेगा। अब जो बड़ा वाला पेड़ है उसको प्रकाश संश्लेषण करने में भी कठिनाई हो रही है, इतना भोजन खींचेगा, इतना भोजन खींचेगा, सारा भोजन खींच लेगा। और हो सकता है कि ये जो बड़ा पेड़ है अगर पूरा पूरी ढका गया तो बड़ा पेड़ मर सकता है। तो ये है अमरलता या अमरबेल का पौधा। तो हम देख रहे हैं कि एक अमरबेल का पौधा है रेड वाला, जो कि एक दूसरे पेड़ के ऊपर रह रहा है और उस दूसरे पेड़ से ही भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो इस अमरबेल के पौधा में कैसा पोषण हुआ, परजीवी पोषण हुआ। तो ये अमरबेल का पौधा क्या कहलाएगा, परजीवी यानी कि पैरासाइट कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, आया समझ में। अब यहाँ पर एक बात और जान लेना है कि ये जो परजीवी है, ये कोई भी परजीवी दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी या आंतरिक परजीवी। जो परजीवी किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह रहा है, जैसे कि वो जूं हो गया, शरीर के ऊपर यानी शरीर के अंदर तो नहीं रहता है, वो शरीर के बाहरी सतह पर है, तो ये होगा बाह्य परजीवी। ये अमरबेल हो गया, ये बाह्य परजीवी हो गया। और अब जो परजीवी बॉडी के अंदर में रह रहा है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया पेट के अंदर चला गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी यानी कि आंतरिक परजीवी बोलेंगे। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, यानी कि वो जो जूं हो गया परजीवी, वो तो हमारे शरीर से ना भोजन को प्राप्त किया, तो हम कहलाएंगे पोषी होस्ट। हम क्या कहलाएंगे, पोषी होस्ट। कोई भी परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करेगा वो जीव कहलाएगा पोषी होस्ट। जूं हमारे सिर से भोजन प्राप्त कर रहा है तो हम कहलाएंगे होस्ट यानी कि पोषी। ये अमरबेल का जो लत्तर है ये इस बड़े पेड़ से भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो हम इस बड़े पेड़ को क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे यानी कि होस्ट बोलेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ ध्यान से समझना है, ये जो प्राणी संपोषण है इसका मतलब है कि प्राणी के समान, एनिमल्स के समान, विकसित जंतु के समान भोजन ग्रहण करना। जैसे कि हम लोग सबसे विकसित जंतु हम लोग हैं, सबसे विकसित जीव जंतु हम लोग हैं। मनुष्य में जो पोषण होता है, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन के रूप में वो क्या ग्रहण करता है, तो भोजन को मुख्य रूप से हम लोग ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। चावल है, रोटी है, ठोस भोजन है,
दाल है, दूध है, ये सब द्रव भोजन है। तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह या तो ठोस होता है या तो द्रव होता है। गैस के रूप में तो भोजन नहीं लेते हैं, तो भोजन हम लोग ठोस और द्रव के रूप में लेते हैं। यूज किए, शरीर के अंदर गया, अब वो भोजन कई चरणों में हमारे शरीर के अंदर में उसका पाचन होता है। भोजन के पाचन का मतलब है कि भोजन में जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है, बड़ा बड़ा जो अणु है, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा बड़ा अणु, प्रोटीन का बड़ा बड़ा अणु, वसा का जो बड़ा बड़ा अणु होता है, ये हमारे शरीर में जाकर कई एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा अणु है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। जैसे वो हमारे बॉडी में जाएगा तो कई एंजाइम है हमारे शरीर में जो कि स्टार्च को पहले तोड़ेगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा, माल्टोज, फिर माल्टोज भी टूटेगा और छोटा अणु बन जाएगा ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज बन गया तो स्टार्च का पाचन हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, हो कि नहीं। प्रोटीन का बड़ा बड़ा अणु होता है तो वो भी कई एंजाइम की सहायता से स्टेप वाइज टूटते टूटते लास्ट में बन जाता है एमिनो एसिड, प्रोटीन का पाचन हो गया। वसा का बड़ा बड़ा अणु है, वो भी हमारे बॉडी में जाकर के कई एंजाइम की सहायता से टूटते जाएगा और वसा टूट करके बन जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड को बोलते हैं वसीय अम्ल, ठीक है। फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना लेता है, तो वसा का पाचन हो गया। यानी कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन ठोस और द्रव के रूप में रहता है। शरीर में जाने के बाद कई प्रकार के एंजाइम की सहायता से उस भोजन का कई चरणों में पाचन होता है। यानी बड़ा बड़ा जो भोजन का अणु होता है यह सरलतम छोटे छोटे अणुओं में एंजाइम की सहायता से टूटता है, इसको हम बोलते हैं भोजन का पाचन होना। उसके बाद उस पचे हुए भोजन का पूरा बॉडी में वितरण होता है और फिर उस पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इतना सारा प्रोसेस होता है। तो अगर कोई जीव, कोई जंतु भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करता है और उसका पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करता है, तो हम ऐसे पोषण को बोलते हैं प्राणिसम पोषण। याद रखना है कि परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण में जीव भोजन को केवल द्रव के रूप में ग्रहण करता है। परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण में जीव भोजन को लगभग द्रव के रूप में ग्रहण करता है और उस भोजन को पचाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह भोजन जो द्रव भोजन होता है ना, वह भोजन लगभग वो सरलतम अणु में ऑलरेडी टूटा हुआ टाइप का ही रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पाचन का प्रोसेस मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण में होता नहीं है। प्रोसेस तो होता है, लेकिन कि चूँकि इस तरह से प्राप्त किया गया जो भोजन है वो ऑलरेडी छोटा अणु में टूटा हुआ रहता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। पचाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो कहाँ पर? प्राणी संपोषण में। जैसे हम लोग बोले ना, हम लोग भोजन को ठोस और द्रव के रूप में खाते हैं, और सिर्फ हम लोग क्यों, जितना भी जानवर है, कीड़ा मकोड़ा, ये सभी भोजन को ठोस द्रव के रूप में खाता है और सबके शरीर में विभिन्न एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होगा और पचे हुए भोजन का पूरा बॉडी में वितरण होगा और उसी से एनर्जी मिलेगा। तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करता है, भोजन का पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? ऐसे जीव को बोलते हैं प्राणी समभोजी। ऐसे जीव को बोलते हैं प्राणी समभोजी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोआ। ऐसे जीव को बोलेंगे प्राणी समभोजी होलोजोआ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले तो हो जाएगा मनुष्य, ठीक है। हर प्रकार का जानवर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं गाय है, बंदर है, बकरी है, खरगोश, शेर, हाथी, बाघ, ये सभी है। इसके बाद हम मेढक के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। मेढक भी हम लोग के समान प्राणी समभोजी है, ठीक है, प्राणी संपोषण होता है, मेढक हम बोल सकते हैं। इसके बाद यानी कि हर तरह का जो भी छोटा एनिमल्स है या फिर कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, वो सब इसमें प्राणी संभोजी में ही आएगा।
ठीक, इसके बाद कुछ सूक्ष्मजीव भी यहाँ पर शामिल है, जैसे अमीबा, अमीबा नाम का सूक्ष्मजीव, पैरामीशियम, पैरामीशियम नाम का सूक्ष्मजीव, यहाँ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, को नहीं पता कि दिखना चाहिए। हाँ, तो अमीबा और पैरामीशियम ये पानी में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है। अमीबा और पैरामीशियम पानी में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है, लेकिन इसमें पोषण हम लोग के ही समान होता है। अमीबा और पैरामीशियम भी भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करता है, और जिस तरह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है ना, उसी तरह से अमीबा और पैरामीशियम के शरीर में भी भोजन का पाचन होता है। यानी कि यहाँ भी पाचक एंजाइम रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा, और वो भोजन को पचाएगा, और उस पचे हुए भोजन से अमीबा पैरामीशियम को एनर्जी मिलेगा। कुछ अनपचा भोजन रहेगा जिसको फिर बॉडी से बाहर त्याग भी दिया जाता है। ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम ये सब सूक्ष्मजीव भी इसके अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर कुछ कीट भक्षी पौधा भी आता है। कुछ पौधा ऐसा होता है जो कि कीड़े मकोड़े को खाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। अब कीट भक्षी पौधा कौन कौन सा है? तो एक है पिचर प्लांट, इंग्लिश नाम है, हिंदी में लिख देते हैं पिचर प्लांट, या हम इसी को बोलते हैं निपेंथिस। पिचर प्लांट ये इसको बोलते हैं निपेंथिस का पौधा। एक और पौधा लिख देते हैं, अब थोड़ा सा इंग्लिश में हमको लिखना पड़ेगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये भी प्लांट है, याद रखना है, प्लांट पौधा है। तो एक हो गया पिचर प्लांट, या इसी को का दूसरा नाम है निपेंथिस का पौधा हो गया। एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दूसरा पौधा है। अब ये दोनों पौधा ऐसा है जो कि कीड़े मकोड़े को खा जाता है। सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बात सच है। कैसे खाता है, थोड़ा सा प्रोसेस हम बता देते हैं। जैसे ये पिचर प्लांट का फिगर हम थोड़ा सा कहाँ बना दें, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये है पिचर प्लांट, ये है पिचर प्लांट का ये है पत्ती। चलो ये एक और पत्ती, ये एक और पत्ती बनने वाला है। तो यहाँ जो पत्ती है ना, वो थोड़ा सा अपना रूप बदल चुका है। देखो ध्यान से, देखो ये पत्ती है, ये जो अब यहाँ थोड़ा सा घड़ा टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, ये पत्ती है। और पत्ती अपना मॉडिफिकेशन करके, रूपांतरित होकर, अपना रूप बदल करके, ये किसका पौधा है? ये है पिचर प्लांट यानी पेंथिस का पौधा। तो इसमें कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, हम सभी पत्ती का बात नहीं कर रहे हैं, पिचर प्लांट की कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो कि अपना रूप बदल करके एक घड़ा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, घड़ा टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका ये मुंह हो गया, और मुंह के ऊपर ये इस तरह का ढक्कन भी प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई कीट है, ठीक है, कोई कीट है जो बाहर से इसके अंदर आया, चलो यहाँ कीट आया, तो जैसे ही कीट अंदर आता है ना, तो ये जो ढक्कन है ये तुरंत झुक जाएगा, इसको ऐसे बंद कर देगा। तो बेचारा कीट तो यहाँ पर फंस गया अंदर में, ये ढक्कन ऐसे झुक गया और झुक करके इसके मुंह को बंद कर दिया। तो कीट यहाँ फंस गया ना। अब होता क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करें, यहाँ पर ये जो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं पिचर। इस घड़ा के समान स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है पिचर। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पिचर प्लांट। पिचर मतलब वो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर। अब ये जो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर, वो पत्ती ही है, तो पत्ती के सतह से डाइजेस्टिव जूस, कुछ लिक्विड निकलता है। ठीक है, पाचक रस निकला। जैसे पाचक रस वहाँ निकला, अब कीट धीरे धीरे मर जाएगा, और चूंकि ये जो लिक्विड है ये है पाचक रस। अब क्या होगा, धीरे धीरे यह कीट का पाचन होगा। कीट तो मर गया, उस मरे हुए कीट का पाचन होगा। अब कीट पच गया,
गल गया, घुल गया, पच गया। अब धीरे धीरे इसका ये जो पिक्चर है, ये जो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर है, ये फिर उस लिक्विड को फिर अब्जॉर्ब कर लेगा, उसका अवशोषण कर लेगा। यानी कि एक बार लिक्विड बाहर निकला, कीट को मारा, कीट को पचाया, और उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या किया, बाहर इसे इस तरह से मतलब उसको फिर अवशोषित कर लिया जाएगा। ये जो लिक्विड है इसको इसकी सतह के द्वारा, पिक्चर के सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो अब उस लिक्विड में क्या था, पचा हुआ कीट जो पच गया था, घुल गया था, वो किसको मिल गया, वो मिल गया इस पौधा को। तो ये जो पौधा है, ऐसा नहीं कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, इसमें स्वपोषी पोषण भी होगा, लेकिन ये कीटों को भी खाने का काम करता है। और जिस तरह से हम लोग भोजन को खा के पचाते हैं, ये भी भोजन को खा के पचाता है, यानी कि इसमें भी प्राणी संपोषण हुआ। अब ये तो हम फिगर बनाए पिचर प्लांट का। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है थोड़ा सा बताते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप में कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा। तो ये ऐसे जैसे खुला हुआ है, दोनों ढक्कन ऐसे खुला हुआ है, कोई कीट उसके अंदर आया, जैसे कीट आता है ना, ये तुरंत ऐसे पकड़ लेता है, तुरंत। जैसे अभी खुला हुआ है, कोई इंसेक्ट आया इसके अंदर, और जैसे इंसेक्ट आता है ये तुरंत ऐसे बंद हो जाता है, और वहीं पर अंदर में फिर वो पाचक रस निकलेगा, उसका पाचन करेगा और फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर धीरे धीरे ये इस तरह से ओपन हो जाता है। तो ये जो कुछ पौधा है, पिचर प्लांट यानी पेंथिस का पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब कीटों को खाने वाला पौधा है, इसलिए इसको बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। तो इन पौधों में भी कैसा पोषण हुआ, प्राणी संपोषण हुआ। तो अभी हमारा ये जो पोषण टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। सोचे थे और भी पढ़ाते, लेकिन हमको लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट दिन है क्लास 10 के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम क्या है, वह सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना वो अनुरक्षण करता है, जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। पोषण क्या है, तो जीव द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण। कितने तरह का होता है, 2 तरह का, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में जीव भोजन खुद से बनाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। विषमपोषी में जीव भोजन को खुद से नहीं बनाएगा, भोजन को किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करेगा। विषमपोषी पोषण कितने तरह का, 3 तरह का। मृतजीवी पोषण, इसमें जीव भोजन को कहाँ से प्राप्त करेगा, सड़े गले पदार्थ से या मृत जीव के शरीर से, ठीक है। परजीवी पोषण, इसमें जीव भोजन को कहाँ से प्राप्त करेगा, तो किसी दूसरे जीव के शरीर से, किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर से। इसके बाद प्राणी संपोषण, इसमें जंतु भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा और फिर ऊर्जा प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल सब लिख दिए हैं, ध्यान से इसको देखना है। और अभी जैसे हम हटेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आप इसका चाहते हैं तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं तो हम भी व्हाट्सएप पर भेज देंगे नोट्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कुछ दिन के बाद, अब 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, आज के बाद 2-3 दिन के बाद, क्योंकि हमको 11 का वीडियो लाना है, 12 का वीडियो लाना है। एक दिन में हम एक ही वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। अगला टॉपिक होगा मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का पूरा वर्णन हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।